नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जयपुर ग्रेटर मेयर चुनाव को लेकर ग्रेटर हंगामा दिखाई दिया। रणनीति, शहमात, दंडभेद सब दिखाई दी। बीजेपी ऑफिस के अंदर बाकायदा उन तमाम उम्मीदवारों को बुलाया गया जिनके लिए या तो ये लग रहा था कि इनमें से कोई एक अंतिम वक्त में पर्चा भरेगा, या ये लग रहा था अगर इनमें से किसी को भी बाहर रखा गया तो वो बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ भी पर्चा भर देगा। इस दौरान इमोशनल ड्रामा भी नजर आया तो फिर चाणक्य नीति भी नजर आई, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से जिस चुनाव को लड़ा जाना था उसके लिए यह कहा गया कि उनको कमरे में बंद कर दिया गया, नामांकन करने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ काम कर रही थी, कह रही थी संख्या बल उनके पास नहीं तो कैंडिडेट शायद वो नहीं उतारेंगे, लेकिन फिर सिंघानिया को मैदान में उतार दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या इस नाराजगी को पाटते हुए बीजेपी जो एक बार इतिहास में गलती कर चुकी है उसको वापस दोहराएगी, या फिर इस बार एक ऐसी रणनीति बनाई गई है जिसमें सेंधमारी करना मुश्किल है। आज बात इसी मुद्दे पर कि कौन बनेगा मेयर। कहते हैं कि कोई भी फिल्म अगर आपको हिट करनी है तो उसमें इमोशन होना चाहिए, उसमें ड्रामा होना चाहिए, उसमें फाइट होनी चाहिए, उसमें रोमांच होना चाहिए। मेयर की कुर्सी इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। सबसे पहले इन चार चीजों को दर्शाती बीजेपी ऑफिस की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा वो देखिए। आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? अब क्या क्या बोला इन्होंने, क्या करेंगे आपके लिए, क्या करेंगे, क्या आपके लिए बताओ। मेरे भाई आपने पार्टी के लिए इतना किया, ये क्या करेंगे? मीडिया को भी पता लगना चाहिए बीजेपी क्या थर्ड क्लास पार्टी है। आप नहीं, आप जाओ अपनी हाथ क्यों सुनो, अच्छा लोग इनसे पूछते हैं इनसे क्या कहना चाहते हैं। आपका अंदर आप जाओ मम्मी प्लीज मम्मी सुनो, पार्टी से बड़ा कुछ नहीं होता दीदी। प्लीज मौका दिया ना, दो बार चले जाओ प्लीज, चले जाओ। किस तरीके से शीलदाबाई अंत में जब बाहर निकली तो उनके आंखों में आंसू और एक बार फिर से वही दर्द जो उस दौर में दिखाई दिया था जब सोमिया गुर्जर को मेयर घोषित किया गया था। लेकिन इन सबसे इतर यह भी हम आपको सुनाते हैं कि शीलदाबाई से जब सवाल किया गया कि आप बीजेपी ऑफिस आई हैं तो क्यों आई हैं, यह भी जरा सुनिए वो क्या कह रही थी। नाराज लग रहे हैं, बातचीत के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया। नाराज लग रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पहले जैसे बंद कर दोगे। मैं पार्टी ने जो निर्णय किया उसको लेकर क्या कहना चाहिए मैडम? कुछ भी नहीं कहना, नो कमेंट्स। आप 8 साल से मैडम ये जो आपकी आंखों में जो आंसू हैं, ये आपकी मेहनत के आंसू हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने चश्मा नहीं लगाया, इसलिए आंसू आ रहे हैं, इसलिए आंसू आ रहे हैं। थोड़ी सी भावुक यहाँ पर हुई है, पार्टी का फैसला है, लेकिन आप अब जरा सोचिए क्या वाकई में ये शीलदाबाई या फिर जो पर्चा भरना चाहते थे उनको रोककर सियासी रणनीति कहें या उनके अधिकारों का हनन कहें। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अजमेर से शुभम और स्टूडियो से भारत दीक्षित। मनीष पारिक जी, सबसे पहले तो आपसे ही चर्चा करना चाहूंगा सर, जो तस्वीरें आई इन पर जरा दो शब्द कहिए, क्या था ये तो विजेंद्र होता ही है, जब कोई कैंडिडेट बनता है तो खुश होता है और कोई कैंडिडेट बनने से रह जाता है तो उसको दुख होता है। ये पद पे स्वाभाविक बात है। और लेकिन आपने देखा उन्होंने कितनी मैच्योरिटी दिखाई है, और शीलदाबाई जी हमारी 2-3 बार मेयर बनी है, इसलिए उनकी पूरी मैच्योरिटी है। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, तो पार्टी जो कर रही है वो ठीक है। आपने ये भी पूछा कि आंखों में आंसू क्यों है, तो उन्होंने कहा चश्मा नहीं लगाया इसलिए है।
तो मैं समझता हूं इस पर तो गर्व करना चाहिए कि भाजपा सियासी के चश्मा बीजेपी ने नहीं पहना है उन्हें, या मेयर का चश्मा नहीं पहना है इसलिए? मैंने कहा जैसा उन्होंने जवाब दिया है वो फुल मैच्योर जवाब है, और राजनीतिक पार्टी में भी ऐसे समर्पित कार्यकर्ता अच्छा, ये भी हैं। मैच्योर जवाब था जो उससे पहले उन्होंने कहा कि नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पिछली बार की तरह अंदर बंद कर दोगे। नहीं, तो वैसे भी आप जानते हैं वो सब स्वेच्छा से आते हैं और ये सब पार्टी का विषय होता स्वेच्छा है। से निकल नहीं पाए सर। मैंने आपको निवेदन किया कि इस बारे में तो ये चुनाव होना अच्छा है। चलिए छोड़िए ना, रणनीति का हिस्सा था कि चलिए सबको ये कहकर बुलाते हैं कि आइए पर्चा भरिए ताकि सबको ही लगे कि मेयर बन रहे हैं, और फिर सबको कमरे में बंद कर दें और जिसको मैं प्रत्याशी बनाना है उसको कमरे से बाहर कर दें। क्या ये हनन नहीं अधिकारों का? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो चुनाव पे निशान कमल का फूल होना है तो वो जो पार्षदों ने तय किया है वही होना है। एक आदमी को नहीं होता है, एक तो आदमी फिर को होता सबके है। पर्चे क्यों भरवाए गए? इसलिए कि जो इच्छा रखते हैं उन सबको भरवा के रख लिया है। उसमें से जो पार्टी में तय आए हैं, ज्यादा लोगों को जिसने कहा है उनको भराएंगे। ये तो डेमोक्रेसी का सीधा सीधा रास्ता है। यू वांट टू हैव अ बिग नंबर। तो अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो 3 बजे से पहले बाहर जाने क्यों नहीं दिया गया? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि वो पर्चा नहीं भर दे। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नाते होना है, कमल का निशान वहां पर होना है, लेकिन किसी तो के फिर कमल अधिकारों के को जो लोग मान हैं, सकते हैं कि भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भी मान सकते हैं कि पार्टी ऑफिस था, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से बाहर निकलना चाहता है तो उसका अधिकार तो ये होगा, या पार्टी का कार्यकर्ता बनते ही उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता किसी को बाहर जाने से रोका होगा, लेकिन भारत हमारे साथ है। भारत जरा बताइए, क्या शील दबाई ने बाहर निकलने की नॉमिनेशन भरने की कोशिश नहीं की? देखिए, इस पूरे उपचुनाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर कहीं एक डर सा महसूस यहाँ पर हो रहा है विजेंद्र, क्योंकि हालांकि भाजपा के तमाम जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि हम सब एक जाजम के नीचे बैठे हैं, लेकिन आज में आपने जो तस्वीर यहाँ पर देखी कि किसे 3 बजे तक जो 4 दावेदार थे भाजपा के, जो महापौर पद के उम्मीदवार थे, उनको बंद किया रखा। आपने वो तस्वीर भी देखी जब उनकी बेटी शील दवाई जी की बेटी जो कह रही थी कि माँ बाहर निकलो और नामांकन दाखिल करो। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर एक डर है कि कहीं ना कहीं अगर ये दावेदार बाहर निकलेंगे तो नामांकन दाखिल करेंगे, इससे उनके प्रत्याशी को यहाँ पर खतरा हो सकता है। देखिए, बहुमत हालांकि भाजपा के पास ग्रेटर नगर निगम में है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अभी तक भाजपा के ना तो पदाधिकारियों में नजर आया, ना ही कैंडिडेट में नजर आया, क्योंकि रश्मि सैनी का नाम हालांकि भाजपा ने कई कयासों को लेकर, कई आगे की परिस्थितियों को देखते हुए लिया, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में माली समाज और सैनी समाज को के वोट बैंक को साधा जा सके, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पूरे आज का जो घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ उसमें कहीं ना कहीं भाजपा एक कदम बैकफुट पर यहाँ पर नजर आई है। हालांकि बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कॉन्फिडेंस यहाँ पर उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और कमाल की बात है, 2 तरीके की बाड़ेबंदी, एक चौमू पैलेस में पार्षदों की बाड़ेबंदी और दूसरा तरफ बीजेपी ऑफिस के अंदर उन प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी जिनको आप मेयर बनाना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे कि सील दवाई पिछली बार भी उनको महापौर पर की दौड़ में माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर सौम्या गुजर का नाम आता है, फिर उनको कमरे में बंद कर दिया जाता है। पहले भी उनकी रुलाई फूटी थी और आज भी रुलाई फूटी है। जिस प्रकार से 4 दावेदारों को इस तरह से कमरे में बंद रखना, उनसे पहले फॉर्म भरवाए गए, फिर अचानक से रश्मि सैनी को बाहर निकाल दिया गया और 3 बजे तक जब तक नामांकन पत्र दाखिल होने का समय निकला नहीं गया तब तक उनको बंद रखा, उसके बाद में वो निकला। लेकिन लगातार पार्टी के जो पदाधिकारी वो मैनेज करते रहे कि किसी प्रकार की कोई गुटबाजी यहाँ पर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आपने पहले भी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि विष्णु लाटा जैसा प्रकरण वो दोहराना चाहेंगे, उनके पास बीजेपी के पार्षद आकर कहीं ना कहीं मिले। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की गुटबाजी आज यहाँ पर देखने को मिली, हल्की फुल्की नाराजगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसी का फायदा उठाने की जुगत में। आर तिवारी जी कहां से आंकड़ा लेकर आएंगे? सब प्रत्याशी तो मैदान में उतार दिया। विजेंद्र, आंकड़ा तो भविष्य दिखाएगा। डरा हुआ कौन है? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में डरी हुई, सहमी हुई, अपने आप को मानती है। यही सौम्या गुजर के मामले में शील दवाई के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने क्या किया था? उस समय शील दवाई रो रही थी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब शील दवाई इनके सबसे वरिष्ठ नेता, वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस जी, चाल चरित्र चेहरे वाली, सर मैं कह रहा हूं आंकड़ा कहां से लाएंगे? अपने पार्षदों को मैं ये कह रहा हूं सर, आंकड़ा कहां से लाएंगे? क्या ये जिम्मेदारी शील दवाई को सौंप दी जाएगी कि देखिए हमने 2 बार कार्यवाहक मेयर आपको बना दिया है, जरा आंकड़ा लेकर आइए, आपके भरोसे हमने एक मैदान में उतार दिया प्रत्याशी? राजस्थान में, ये तो जयपुर की बात करो, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है, कौन इनका चेहरा है?
राजस्थान की राजधानी में जहां से इन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है, वो प्रत्याशी क्या सतीश पूनिया के साथ में है? रेखा को जहां से इन्होंने बनाया विद्याधर नगर की, वो रश्मि सैनी, वो विद्याधर नगर की है। विद्याधर नगर में जो नरपत सिंह जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। अशोक लावट इनके साथ में नहीं है। चमत्कार होगा, फिर मैं कह रहा हूं, बहुमत में नहीं है, लेकिन आदमी सर मैं ये कह रहा हूं, अगर भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर उलटफेर आर तिवारी जी, अगर उलटफेर बीजेपी की तरफ होता है तो कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग की गई। उलटफेर बीजेपी से इतर कांग्रेस की तरफ होता है तो आप कहते हैं कि नाराजगी। मैं पूछ रहा हूं कि अगर पार्षदों का संख्या बल आप अपने पास रख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो बताइए ना कौन कौन संपर्क में। ये कैसे बता दें? ये तो आने वाला 10 तारीख का दिन बताएगा, जिस दिन मतदान होगा जी। मतदान का नतीजा चौंकाने वाला होगा। ब्रजेश, ये कितनी ही बड़ा बंदी कर दे। आज मैंने राजस्थान की राजधानी में, सर मुझे लग रहा है आज आप नींद पूरी लेकर नहीं आए हैं सर। रश्मि को रेखा कह रहे हैं, विजेंद्र को ब्रजेश कह रहे हैं। चलिए वापस आऊंगा, आप थोड़ी लंबी सांस लीजिए, कोई बात नहीं। शुभम जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर से। शुभम, जरा बताइए कि वहां पर किस तरीके का रहा, क्योंकि और भी एक दो जगह है जहां पर चेयरमैन के लिए आज बाई इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन हुआ है। जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो नसीराबाद की नगर पालिका है वहां पर भी आज नामांकन हुआ, क्योंकि वहां पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसके बाद अब उपचुनाव के तहत उनकी भी तारीखें घोषित हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं करीबन 4 लोगों ने 6 फॉर्मों से अपना नामांकन दर्ज किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अनीता मित्तल हैं और फरोज बिस्वा हैं, इन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है। वहीं जो मुकुट सोनी है और पूनम है, इन्होंने कांग्रेस की तरफ से अपना नामांकन दर्ज किया। वहीं 2 प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे देश की सबसे छोटी जो नगर पालिका है वो अजमेर की नसीराबाद पालिका है, जिसके अंदर मात्र 20 वार्ड हैं और 20 वार्डों में से जो चुनाव हुए थे उस चुनाव के अंदर करीबन 10 सीटें तो भाजपा के पक्ष में गई थी और 8 सीटें, जो 8 वार्ड थे वो 8 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में थे और 2 निर्दलीयों के पक्ष में गए थे। हालांकि ये पहली नगर पालिका होगी शायद देश की जिसमें एक सीट के लिए 30% कैंडिडेट में चुनाव लड़ रहे हैं। 20 में से 6 तो मैदान में आ गए। दोनों बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या एक नाम डिसाइड नहीं हो पाया। जी बिल्कुल विजेंद्र, जो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से है, इनकी तरफ से अभी तक कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो अनीता मित्तल हैं उनको कहीं ना कहीं भाजपा सपोर्ट करेगी और जो पूनम है उनको कांग्रेस कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, जिस कारण से इन्होंने नामांकन दर्ज किया है। हालांकि जो 2 नाम और हैं जिसको कह रहे हैं जो निर्दलीय हैं, वो भी यहाँ पे नामांकन अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि 20 ही वार्ड हैं और 20 वार्ड में से भाजपा के पास कहीं ना कहीं बहुमत अधिक है, 10 वोट उनके पास हैं और 2 निर्दलीय हैं। 2 निर्दलीयों में से भी एक जो भाजपा समर्थित है। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस तरीके से जो अपनी दावेदारी कर रही है, उनका भी यही कहना है कि उनके पास बहुमत है। ठीक है, आप हमारे साथ बनी रहे। मनीष पारिक जी, जयपुर के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि नसीराबाद की तरफ ध्यान ही नहीं गया? नहीं, वो तो सब जगह पर विजेंद्र तय है। जो संगठन ने तय किए हैं वो सब लोग काम कर रहे हैं और उनका अपना रूटीन का काम है। इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। जैसे आर तिवारी जी कह रहे थे, सरकार का विषय है, इनके मंत्री लगे हुए हैं, वो विचार कर रहे हैं, टूटेंगे तोड़ेंगे, बनेंगे बनाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग सोच रहे हैं। वो सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे। जो लोग ये बैठे अटैची लेकर, वो सब धरे रह जाएंगे। निश्चित तौर पर मिनिस्टर लड़ रहे हैं और ओपन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वो वोट तोड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ सिपाही हैं, जिनको पार्षद लड़ाया था, सेवाभावी लोगों को, वो सब इकट्ठा हैं और जो भारतीय जनता पार्टी सर वो सेवा भाव उसके पक्ष में वोट करेंगे। प्रकरण में निकल गया था सारा। ये मैंने आपको कहा, अपवाद सब जगह होता है। लेकिन आपने तब भी आप दोष जाता है कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टरों को, कांग्रेस पार्टी के उन विधायकों को जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी और उसके कारण भ्रष्टाचार का पैसा उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन वो आज तक साबित नहीं कर सके कि भाजपा के किस आदमी को उन्होंने क्या किया। बड़ी बात ये भी है। अच्छा, लेकिन मैंने जो तस्वीरें देखी मनीष जी, अभी तक तो हम बाड़ेबंदी सुनते थे, पहले सुनते थे प्रशिक्षण शिविर, फिर हम सुनने लगे बाड़ेबंदी। अब जो देखा क्या है, अखाड़ा बंदी नहीं है कि फोर्स पुलिस जबरदस्ती रोकेंगे आप? नहीं, मैंने आपको कहा, देखिए ये प्रशिक्षण रखना, आदमी का धैर्य, जवाब ये कौन सा प्रशिक्षण है कि जहां घर से निकलने ना दे, और उनको ये बात बताना कि किस तरह से वोट देना है, किस तरह से वोट खारिज होते हैं। और चूंकि एक वोट महत्व का होता है तो ऐसा ना हो जाए, वो बताने की प्रक्रिया तो है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर ये कहूंगा मनीष जी, मैं फिर उसी मुद्दे पे आ रहा हूं सर, किसी की खुद के फैसलों का तो सम्मान होगा या नहीं होगा? विजेंद्र, किसी के अधिकारों का हनन थोड़ी ना होगा सर। किस तरह से जरा सोचिए, क्या आप खुद बताइए सर, सबसे वरिष्ठ नेता अगर रोते हुए बीजेपी ऑफिस से ही निकले
क्या ये सही संदेश है क्या? आप बताइए, खुद बताइए। मैंने आपको कहा इमोशंस की कोई बात कही जाए तो अलग है, लेकिन ये पक्की बात मानिए कि मेयर को इन्होंने अलग कर दिया है, हटा दिया है, FIR करा रहे RS अधिकारी, मिनिस्टर लोग कैसे काम कर रहे हैं, कितने लोगों को जबरदस्ती बर्खास्त किया है नगर पालिका के अध्यक्षों को, किस कदर पार्षदों को अभी बर्खास्त कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज लेकिन करा सर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, शीलदा भाई ने दो बार कार्यवाहक मेयर रही, मनीष पारिक जी, शीलदा भाई 2 बार कार्यवाहक मेयर रही जी। अगर उनको आप बना भी देते तो क्या पता कि कांग्रेस के ज्यादातर ही सपोर्ट कर देते। जी मैंने आपको चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो कहा, जो पार्षदों से राय शुमारी की है जी, ये डेमोक्रेसी का सीधा सीधा लक्षण है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है सर, जहां पार्टी से रोते हुए निकले आप बंद कर ले चारों को अंदर, तो वही निकलने ना दे 3 बजे तक, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? नहीं, मैंने आपको कहा ये वो बता सकते हैं, लेकिन जो पार्षदों ने जिसका बताया है उसको फॉलो करना बीजेपी के उन पदाधिकारियों का कर्तव्य है, जिनकी जिम्मेवारी दी है। मनीष पारिक जी, किस वक्त पार्षदों ने बताया? क्योंकि अंतिम वक्त तक तो 5 पर्चा भर के बैठे हुए थे। मैंने आपको निवेदन किया, जो जब रायशुमारी हुई थी, जिन ज्यादा लोगों ने जिसके लिए कहा है उसको पर्चा भरा दिया है। अब ये पक्की बात है, सबको उम्मीद होती है, चुनाव में हर कोई कहता है मैं ही जीतूंगा, लेकिन ये बात सही नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर कोई तटस्थ व्यक्ति द्वारा ये अंकन होना चाहिए, मापन होना चाहिए कि कौन जीत सकता है। उन्होंने अपना फैसला किया है और निश्चित इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे जब हमारा महापौर बनेगा। के लिए सिंघानिया और रश्मि सैनी या इसके अलावा भी कुछ है जिन्होंने पर्चे भरे हैं? देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र, आज कुल मिलाकर 5 नामांकन पत्र भरे, जिसमें से हेमंत सिंघानिया की ओर से 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। भाई रश्मि सैनी की ओर से 1 और कांग्रेस की ओर से 2 अन्य पार्षद नसरीन बानो और एक और अन्य पार्षद ने नामांकन वो दाखिल किया है। लेकिन जिस प्रकार की सूचना हमारे पास थी कि 7 तारीख तक जो नामांकन वापसी का दिन है, उस दिन ये दोनों पार्षद हैं वो अपना नामांकन पत्र वापस ले लेंगे। किन्हीं कारणों बस कई बार ऐसा होता है कि नामांकन खारिज हो जाता है तो दूसरे प्रत्याशी के ऊपर डमी कैंडिडेट है वो मौजूद रहता है। लेकिन जैसा कि बात बताएं अगर बीजेपी की लिहाजे से, तो बीजेपी को अब थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जो अंदरूनी जिस प्रकार से अनबैलेंस, हालांकि बहुमत काफ़ी अच्छा है क्योंकि कांग्रेस के पास इतना अधिक संख्या बल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास 52 पार्षद हैं और बीजेपी के पास 85 के करीब हैं, तो काफ़ी मुश्किल यहाँ पर होगा। लेकिन जिस प्रकार से शील दबाई नाराज हैं, सुखबीर बंसल नाराज हैं, भारती लखियानी नाराज हैं, कविता कटिया नाराज है, तो इनको अब भाजपा पदाधिकारियों के पास सामने एक सबसे बड़ी चुनौती किस प्रकार से इनको कन्वेंस यहाँ पर किया जाए, क्योंकि लगातार ये दूसरी बार होगा। पिछली बार विष्णु लाटा प्रकरण हुआ था। अब मेरे जो सीनियर हैं मनीष पारिक जी कह रहे थे कि संख्या बल काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं होगी। निश्चित रूप से बड़ी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कई बार आंकड़े धरे रह जाते हैं, पिछली बार भी आंकड़े धरे रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या भाजपा के जो तमाम पदाधिकारी है वो जो नाराज हैं, चाहे सील दबाई है, उनको किस प्रकार से कन्वेंस यहाँ पर किया जाए, सुखबीर बंसल को किस प्रकार से कन्वेंस यहाँ पर किया जाए, जिससे जो गतिरोध चल रहा है, जैसे विद्याधर नगर में भी रश्मि सैनी को बनाया गया, बाढ़ बारिश आती है, वहाँ भी कई जो पार्षद हैं वो उनके खिलाफ हैं, वो इस डिसीजन से नाखुश हैं। तो किस प्रकार से सभी को साधते हुए इस बोर्ड में दोबारा से फिर से बना रहे, ये एक बड़ी चुनौती है होगी उनके। लेकिन ये हर जगह ही होती है, कुर्सी एक ही होती है, उस पर बैठने वाला आदमी भी एक ही होता है, दावेदार सभी होते हैं, अंत में शायद सब मान जाते हैं। लेकिन RR तिवारी जी, अक्सर मैं ये सुनता हूं कि भाई बहुमत वाली सरकार को गिरा दिया, हमारे पास बहुमत था, देखिए वहां क्या कर दिया। अब यहां तो बहुमत बीजेपी के पास है, तो जब यही सब बीजेपी के इस मेयर पद को लेकर कांग्रेस करेगी तो क्या उन आरोपों के पूरे तरीके से उलट चीजें नहीं होंगी? विजेंद्र, 2 बातें हैं। केसीआर का भी आपने सुना होगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को और तमाम मुख्यमंत्रियों को, सबको उन्होंने सबूत भेजे कि 100 करोड़ रुपए देकर के सरकार गिराने का काम किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की। तो पूरा देश जानता है आज अडानी अंबानी का पैसा किसके काम में आ रहा है। देश में सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के। सर छोड़िए ना, अभी इस पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि राजस्थान में कहां कितना अडानी अंबानी को काम दिया गया है वो एक अलग इशू है। सर छोड़ दीजिए, लेकिन उस मुद्दे को छोड़िए सर, मुद्दे पर वापस। सर मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं सर, इनके पास में ठीक है। RR तिवारी जी, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं, मुझे ये बताइए कि संख्या बल कहां से लाएंगे? अंतरात्मा की आवाज पर फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर की उम्मीदवार है वो हारेगी। बाड़ेबंदी में अंतरात्मा की आवाज पहुंचवा देंगे आप? अरे पढ़े लिखे हैं, अखबार पढ़ना मना थोड़ी, टेलीविजन देखना मना थोड़ी, आप उनका टेलीफोन तो बंद कर सकते हो जी। अंदरूनी जो इनके आपस में विवाद है, आज शील दबाई की बच्ची किस प्रकार से रो रो करके कह रही है मम्मी ये 3rd क्लास पार्टी है, पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के बाद
बारे में अगर मेयर, वर्तमान मेयर की, वो तो अब बनेगी जो भी कोई नया होगा। अभी तक तो वर्तमान में जो है शीलधा भाई है, उनकी बेटी कह रही है मम्मा ये पार्टी थर्ड क्लास है, पूरा देश जानता है, पैसे के बल के ऊपर ये अपने उम्मीदवार तय करते हैं। फिर क्या करेंगे सर अगर शीलधा बाई ही अप्रिशिएट करती नजर आएंगी कि देखिए पार्टी है और अच्छा कैंडिडेट और वो चुनकर मेयर बन गई, फिर क्या करेंगे? फिर कह रहा हूं चमत्कार, बच्चों के रिएक्शन को पार्टी के साथ थोड़ी ना जोड़ेंगे सर, बच्चे भावुक होते हैं। 10 तारीख का मतदान आने वाला चमत्कार का दिन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक जो फूट है उसका फायदा मिले। अगर जयपुर को एक अच्छा मेयर मिले, सरकार और मेयर के बीच में तालमेल रहे जी, सौम्या तो ये बताइए ना सर, मुझे बताइए, बाकायदा डायवर्सन किया गया सीटों का, किया गया ना सर, उसके बाद चुनाव हुआ, जब उसके बावजूद सरकार होते हुए बहुमत नहीं आया, तो क्या इस तरीके से अगर कुछ चीजें उलटफेर होती है, क्या उसको जीत माना जाए? बहुमत कैसे नहीं है? आज ग्रेटर के अंदर ही तो हमारा बहुमत नहीं है। मैं ग्रेटर की बात कर रहा हूं सर। पहली बार संगठन का इतना फैलावा नहीं हुआ था, कहीं ना कोई कमियां थी, उसके बारे में हमने सोच लिया आने वाला जो भी चुनाव होगा हम ग्रेटर में भी बहुमत लेकर के आएंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर यहाँ ग्रेटर के अंदर बना हुआ है, उन्होंने असभ्यता की जो पराकाष्ठा करी थी, उन्होंने IAS अधिकारियों को बंद करके उनके साथ में मारपीट करी, इनके पार्षद मारपीट करते हैं। ताजा उदाहरण तो चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी का आपने वायरल देखा होगा, वो एक साधारण श्रमिक को मारते हैं। ये मारपीट करने वाली, दादागिरी करने वाली, मोबाइल को बंद कराने वाली, आज मेयर के उम्मीदवार 4 जब इन्होंने तय कर दिए, बीजेपी के कार्यालय में बुला लिया, तो आपने केवल अपने उम्मीदवार अधिकृत प्रत्याशी को बाहर क्यों जाने दिया? क्या बात का डर था? कमल का फूल है तो वो उनके लिए नहीं है। मनीष पारिक जी, मेरे पास अब वक्त की कमी है सर, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, एक परिवार होता है, परिवार में झगड़े भी होते हैं, नाराजगी भी होती है, इमोशंस भी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन वो तभी तक सही होते हैं जब वो परिवार के अंदर होते हैं, वो सार्वजनिक नहीं होते हैं। इन चीजों को रोकना नहीं चाहिए था। जिस तरीके के पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आई, आपको लगता नहीं ये छवि के लिए नुकसानदायक है? नहीं, ये तो स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, कभी कभी इमोशंस के आधार पे ऐसे निकलता है, लेकिन आप समझेंगे कि जब ये वोट पड़ेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी कैंडिडेट है वो चुनाव जीतेगी, तो ये सब बातें निर्मूल साबित होगी। क्योंकि ये बात सही है कि फॉर द टाइम बीइंग ऐसे लगता है जी कि मैं सर, अच्छा आप मेरे उस एंगल तक नहीं जा पा रहे हैं। आप सोचिए, शीला बाई जब बीजेपी ऑफिस से आई, वो वहां नहीं थी, चोमू नहीं गई, वो पैलेस नहीं गई, वो ऑफिस आई। ऑफिस आने के बाद जब आपका ही कोई उनको कार्यकर्ता कह रहा है कि मैडम इधर आइए, वो कहती है नहीं नहीं इधर नहीं आऊंगी, अंदर बंद कर दोगे। आप मुझे मेरी बात समझिए सर, अब हुआ भी यही कि चारों कैंडिडेट अंदर ही लोग रहे। मैं कह रहा हूं, क्या ये बाकी कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग मैसेज नहीं है, जहां से भरोसा हटता है कि ना जाने वो किस तरीके से बुलाएंगे और उसके बाद पता नहीं क्या होगा? ये तो वही बता सकती है उनको क्या लग रहा था, लेकिन जो बात सिटिंग है, जो महापौर पहले से ही है, बात जानती है, 2 बार महापौर रही है, अभी कार्यवाहक महापौर रही है, ये तो तय बात है, उनको पता ही है। नहीं, वो सरकार की उन्होंने वजह जो से सर, मैच्योर बीजेपी की तरफ डिसीजन, से अभी मैच्योर बयान दिया है जी कि ये तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किस बारे में ठीक है। शुभम जान, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, नसीराबाद में जरा बताइए समीकरण बन क्या रहे हैं, किसका सभापति वहां से बनेगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जो नगर पालिका है नफीराबाद की, उसके अंदर कम से कम 10 सीटें 11 सीटें जो हैं वो चाहिए अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन सभापति बनाने के लिए जो 11 सीटें चाहिए वो दोनों के ही पास नहीं है, क्योंकि 2 निर्दलीय हैं और 10 बीजेपी के पास हैं और 8 जो है वो कांग्रेस के पास है। लेकिन दोनों ही पार्टी जो हैं वो दावेदारी कर रही हैं कि हमारा प्रत्याशी जो है वो जीतेगा। हालांकि प्रत्याशी अभी तक किसी ने घोषित नहीं किए हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह अभी तक दोनों को भारतीय जनता पार्टी से 2 जनों ने नामांकन किया और कांग्रेस से भी 2 जनों ने किया है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से कहना यही था कि जो हम हैं यहाँ पे हमारा राज चलेगा और जिस तरीके से सभापति है वो भी हम बनाएंगे। तो वो बात भी कहीं ना कहीं साबित होती जा रही है, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसमें काफ़ी जो पार्षद थे वो नाराज थे। वो नाराजगी का असर ये हुआ कि अब उपचुनाव कराने पड़ रहे हैं और उपचुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती दिखाई देगी। जी विजेंद्र। ठीक है शुभम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष पारिक जी आपका भी शुक्रिया, RR तिवारी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसीलिए कहते हैं सियासत में साम दाम दंड भेद सब जायज है। नमस्कार।